जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षण कला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं वो स्टेट के एग्जाम में बार बार रिपीटेशन वाले प्रश्न हैं। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें और जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है मेरे साथियों। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन देखेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे और उसके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और सभी साथी पेन और पेपर लेकर के बैठिए। जो भी आपका सही जवाब है अपने पेपर पे नोट डाउन करते जाइए और अंतिम में मुझे बताइए कि आपका सही स्कोर कितना आ रहा है। दोस्तों इसका बताइए जवाब। क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। तो बताइए मेरे साथी, कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है सीखने का प्रतिमान, बी में है निर्देशात्मक प्रतिमान, सी में है दोनों सीखने का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, डी में है मेरे साथ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, निर्देशात्मक प्रतिमान। अब बहुत सारे साथी को मन में कंफ्यूजन आ गया होगा कि सर सीखने का प्रतिमान भी तो हो सकता है। तो मेरे साथी सीखने का प्रतिमान होता है बाल केंद्रित। क्या होता है? बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित। इसमें बच्चा स्वयं अपने अनुभवों से सीखता है, मतलब लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से बच्चा इसमें सीखता है। तो सीखने का प्रतिमान में क्या हो जाएगा? लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। और इस जो आप ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं निर्देशात्मक प्रतिमान, इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से बच्चों को बताते हैं कि उन्हें क्या सीखना है और कैसे सीखना है। ठीक है, तो कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। बताइए अब मानसिक विकास के लिए अध्यापक का क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है छात्रों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना। बात सही है मेरे साथी। ऑप्शन नंबर बी में है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दे। ये भी बात सही है क्योंकि हमको तो मानसिक विकास की तो चर्चा यहाँ पे करना है। फिर ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना। ये भी बात सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कोई डाउट तो बेशक मेरे साथी बोलिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? प्रभावी शिक्षण में शामिल है। बताइए अब प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षक सक्रिय है लेकिन छात्र सक्रिय हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो मेरे साथ ही प्रभावी शिक्षण नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। बी में क्या है? शिक्षण सक्रिय या निष्क्रिय हो सकता है लेकिन छात्र सक्रिय है। अब मान लीजिए शिक्षक सक्रिय या निष्क्रिय दोनों होगा, ऐसा संभव है? शिक्षक को भी सक्रिय होना पड़ेगा, छात्र भी सक्रिय होगा, तभी जाके प्रभावी शिक्षण हो सकता है। तो भी मेरे साथ ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में है शिक्षक सक्रिय है और छात्र भी सक्रिय है। ये ऑप्शन एग्जैक्ट सही है। तो डी में उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण है। बताइए संज्ञानात्मक क्षेत्र का मेरे साथी क्या उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए में है किसी विषय का वर्णन करे, बी में है एक्स-रे फिल्म विकसित करे, एक एक्सरे फिल्म विकसित करे, और सी में क्या है? सी में मेरे साथी क्या है? एक पत्र टाइप करे, और डी में है उपकरणों की जिम्मेदारी ले। मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा किसी विषय का वर्णन करे। ये चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का उदाहरण के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? जानने या याद रखने और स्मरण करने का संबंध है। बताइए जानने या याद रखने और स्मरण करने का संबंध इसमें किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए में है बोध, बी में है अनुप्रयोग, सी में है ज्ञान और डी में है मेरे साथ ही मूल्यांकन। तो किससे होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ज्ञान से। ठीक है, ज्ञान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इसमें क्या बोला है? किस विधि से विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं। बताइए किस विधि से विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है विश्लेषण, बी में है आगमन, सी में है संश्लेषण और डी में है मेरे साथी निगमन। क्या सही जवाब क्या होगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, आगमन। आगमन में क्या होता है?
तो मेरे साथी बेसिक तौर पर आगमन में होता है उदाहरण से, हम लोग बच्चा को उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। क्या होता है मेरे साथी? उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन में क्या होता है? निगमन में होता है नियम से, मेरे साथी नियम से उदाहरण की ओर, उदाहरण की ओर। हम लोग इसी को बोलते हैं अज्ञात से ज्ञात की ओर, और इसमें क्या बोलेंगे? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है? भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाए जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को स्कूल द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ले जाया गया। इससे छात्रों को मदद मिलेगा। बताइए अब इससे छात्रों को क्या मदद मिलेगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, बी में है कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों से सहसंबंधित करने में, सी में है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में, और डी में है मेरे साथी मौज मस्ती करे और दोस्तों के साथ आउटडोर यात्रा का आनंद लेने में। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? बहुत सारे साथी को लग रहा होगा कि मौज मस्ती करे और दोस्तों के साथ आउटडोर यात्रा का आनंद लेने में। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कक्षा में सीखे गए ज्ञान को वास्तविक जीवन स्थितियों से सहसंबंधित करने में। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? गतिविधि में शामिल है। बताइए गतिविधि में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए में है शारीरिक क्रिया, बी में है सामाजिक क्रिया, सी में है मानसिक क्रिया, और डी में मेरे साथी शारीरिक सामाजिक और मानसिक क्रिया। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? डी में है शारीरिक सामाजिक और मानसिक क्रिया। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी गतिविधि में शामिल है शारीरिक सामाजिक और मानसिक क्रिया, ये तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए मेरे साथी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला जा रहा है? पाठ योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? अब कौन सा सत्य नहीं है उसके बारे में हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है इससे आत्मविश्वास विकसित होता है, बी में है यह विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप से वितरित करने में मदद करता है, सी में है यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, और डी में है यह अव्यवस्थित शिक्षण से बचाता है। यह अव्यवस्थित शिक्षण से बचाता है। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यह छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के अनुसार ये इसका सही जवाब है, क्योंकि पाठ योजना छात्रों के द्वारा विकसित नहीं किया गया है मेरे साथी। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना किसका उदाहरण है? बताइए मेरे साथी कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में है संलग्न होना, बी में है विस्तृत करना, सी में स्पष्ट करना, और डी में है अन्वेषण करना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे साथियों को थोड़ा कंफ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है कोई सरल प्रदर्शन या प्रयोग करना इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है। तो मेरे साथी आप अपने क्लासरूम में पढ़ाते हैं और बच्चों को जब आप टीएलएम के यूज करके पढ़ाते हैं तो क्या होता है, सरल प्रदर्शन आप करते हैं। मान लीजिए कि बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं कोई भी, मान लीजिए बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप उसका चार्ट का यूज कर रहे हैं या कुछ ना कुछ आप पार्ट्स के माध्यम से उसको समझा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सरल प्रदर्शन कर रहे हैं आप वहाँ पर। और कोई भी चीज़ अगर आप बच्चा को समझा रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चीज़ या छोटा छोटा चीज़ों को लेकर के आप प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पष्ट चीज़ों को आप कर रहे हैं ना, वही हो जाता है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा मेरे साथी? स्पष्ट करना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। बताइए सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित के लिए उपयोगी है। सूक्ष्म शिक्षण किसके लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर ए में है माध्यमिक कक्षाओं में, बी में है प्राथमिक कक्षाओं में, सी में है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में, और डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मेरे साथ इसका कहाँ उपयोग है? इसका उपयोग है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बताइए माध्यमिक कक्षाओं में क्या जरूरी है इसका? प्राथमिक कक्षाओं में इसका कोई जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो टीचर को वो सिखाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। एचसी मॉरिसन के अनुसार शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच एक डैश संपर्क है। बताइए
एच.सी. मॉरिसन के अनुसार शिक्षक अधिक परिपक्व व्यक्ति और कम परिपक्व व्यक्ति के बीच डैश संपर्क है वो हमको बताना है। तो क्या है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रत्यक्ष, बी में है द्विध्रुवी, सी में है घनिष्ठ और डी में है मेरे साथी विश्वसनीय। तो क्या होगा इसका? तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द्विध्रुवी। अब द्विध्रुवी कहने का मतलब होता है जिसमें छात्र और शिक्षक के बीच संवाद हो और छात्र और शिक्षक के बीच एक शिक्षा का जो संबंध बनता है जिससे छात्र और शिक्षक चीजों को आसानी से एक दूसरे के साथ ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुवी। समझे मेरे साथी? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? यदि शिक्षक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए। बताइए क्या सुनिश्चित करना चाहिए? यदि शिक्षक समझाने के लिए उदाहरण दे रहा है तो उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है इसमें महिला और पुरुष छात्र शामिल है, बी में है विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र, सी में है इसमें महिला और पुरुष छात्र शामिल है और विभिन्न संस्कृति और पृष्ठभूमियों के छात्र दोनों, डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब आपको कौन लग रहा है? मेरे साथ इसमें सही जवाब कौन लग रहा है? विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के छात्र, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन डैश का भाग है। बताइए योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन क्या है? डैश का भाग है। किसका भाग है? तो ऑप्शन नंबर ए में है छात्र कल्याण की उन्नति, बी में है विद्यालय की सुविधाओं का समुचित उपयोग, सी में है पाठ्यक्रम का संचालन करना, डी में है परीक्षा में सफलता की प्राप्ति। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पाठ्यक्रम का संचालन करना। योजनाओं एवं निर्णयों का क्रियान्वयन पाठ्यक्रम का संचालन करना का भाग है। समझे? चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में सभी साथी क्वेश्चन को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है पोस्ट कॉर्ब में सीओ का मतलब है। बताइए पोस्ट कॉर्ब में सीओ का क्या मतलब है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कॉर्पोरेशन, सी में है कलेक्शन, बी में है कलेक्शन, सी में है कोऑर्डिनेशन और डी में है मेरे साथी कोरिलेशन। पता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म भी देख लेंगे और समझ लेंगे कि आखिर ये चीज है क्या, ताकि हमारे कोई भी साथी को कंफ्यूजन न रहे। आइए देखिए पोस्ट कॉर्ब का फुल फॉर्म हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है इसका यहाँ पे लिखा हुआ? पी मतलब होता है मेरे साथी प्लानिंग, मतलब योजनाएं बनाना, ओ मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग संगठन करना, और एस मतलब होता है स्टाफिंग कर्मचारी नियुक्ति, डी मतलब होता है डायरेक्टिंग निर्देशन, सीओ मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग समन्वय करना। तो मेरे साथ ये भी क्वेश्चन में ही आया था सीओ का मतलब। तो क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, फिर आर मतलब रिपोर्टिंग करना, बी मतलब क्या होता है मेरे साथी बजटिंग मतलब क्या होगा? बजट बनाना। ठीक है, फिर पोस्ट कॉर्ब शब्द लूथर ग्यूलिक ने दिया था। इस शब्द को किसने दिया था मेरे साथी? लूथर ग्यूलिक ने दिया था, जो प्रशासनिक प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के क्षेत्र में प्रसिद्ध विचारक थे। यह प्रशासन या संगठन में प्रबंधन के मुख्य कार्यों को दर्शाता है। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को डाउट अब खत्म हो गया होगा। दोस्तों हम लोग आइए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बताइए समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करेगी मेरे साथी? नहीं ना करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बी में वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। बात तो ये सही बोल रहा है मेरे साथी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा और ऑप्शन देख लेंगे, कहीं से भी बेस्ट ऑप्शन मिल जाए। सी में है अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। ये भी भाई गलत हो जाएगा। आप कोई भी सामग्री को एक बार बच्चा को देंगे खेलने के लिए। डी में क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचारित या संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा।
ऐसा भी कुछ नहीं है मेरे साथ, ये सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है। हमसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से किसी राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है सरस्वती महल पुस्तकालय, बी में है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सी में है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, और डी में मेरे साथी रामपुर रजा लाइब्रेरी। बताइए इसमें से किसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं सरस्वती महल पुस्तकालय, ये कहाँ है मेरे साथी, तो ये है तंजावुर तमिलनाडु में, ठीक है। ये सब बहुत ही प्राचीन हमारे क्या है, पुस्तकालय है, जिसमें बहुत सारे प्राचीन पांडुलिपियों का संग्रह रखा हुआ है। फिर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, फिर क्या है मेरे साथी, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पे है, यह है पटना बिहार में। फिर है रामपुर रजा लाइब्रेरी मेरे साथी, ये कहाँ पे है, तो ये है रामपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय नहीं माना गया है या नहीं माना जाता है। तो जो प्राचीन लाइब्रेरी होगा उसी को न राष्ट्रीय महत्व का माना जाएगा मेरे साथी। तो प्राचीन कौन कौन हो गया, सरस्वती महल पुस्तकालय जो तंजावुर के तमिलनाडु में है, और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी ये पटना के बिहार में है मेरे साथी। ये कहाँ पे है, ये पटना के बिहार में है। और डी में क्या है, रामपुर रजा लाइब्रेरी, ये रामपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, रामपुर उत्तर प्रदेश में है। सभी साथियों क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए। बताइए कैसा होना चाहिए, ए में हावी होने वाला, बी में क्रोधी, क्या होगा क्रोधी, और सी में हो जाएगा क्रोधी, सी में क्या है निरंकुश, और डी में मेरे साथी जोशीला, समझदार और आत्मनियंत्रण युक्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, तो मेरे साथी इसका सही जवाब बताइए। शिक्षक को एक सुगमकर्ता के रूप में होना चाहिए, उसे क्या होना चाहिए, तो उसे होना चाहिए जोशीला, समझदार और आत्मनियंत्रण युक्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए मेरे साथी। शिक्षक को अपने छात्रों के कल्याण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए अपनी विशेषज्ञ सेवा को केवल उनके लिए सच्चाई से प्रसारित करना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरे साथी, उनके लिए सच्चाई से क्या प्रसारित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए में अच्छे परिणाम, बी में अपने छात्रों का लाभ, सी में उनका प्रमोशन, और डी में वेतन में वृद्धि। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा अपने छात्रों का लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यह गैर मनोवैज्ञानिक है, बी में है यह सैद्धांतिक है, सी में यह छात्रों को काम करने की आज़ादी नहीं देता है, डी में है इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है। बताइए मेरे साथी कौन होगा इसका सही जवाब, परियोजना आधारित शिक्षण का सही जवाब कौन होगा, तो ये हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें छात्रों के लिए शारीरिक और मानसिक गतिविधि शामिल है, वही ना होगा परियोजना आधारित शिक्षण की विशेषता, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे साथी क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है शिक्षण या निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को क्या कहा जाता है। बताइए शिक्षण या निर्देश की शुरुआत से पहले आयोजित किए गए आकलन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है प्रारंभिक आकलन, बी में है औपचारिक आकलन, सी में है रचनात्मक आकलन, और डी में है मेरे साथी योगात्मक आकलन। तो रचनात्मक आकलन हम लोग कब करते हैं, हम लोग करते हैं ये शिक्षण के दौरान। क्या करते हैं मेरे साथी, शिक्षण के दौरान। और योगात्मक कब करते हैं, ये करते हैं हम लोग अंत में। क्या करते हैं, शिक्षण के अंत में। शिक्षण के अंत में। सभी साथी को समझ में आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है शुरुआत में, तो शुरुआत में कौन हो जाएगा, तो शुरुआत में मेरे साथी हो जाएगा प्रारंभिक आकलन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, आकलन की विश्वसनीयता संबंधित है आकलन के डैश से। बताइए, आकलन की विश्वसनीयता हमसे पूछा जा रहा है, किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में उपयोगिता, बी में है गुणवत्ता, सी में है निरंतरता और डी में है मेरे साथी प्रासंगिकता। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निरंतरता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूल रूप से डैश मापने के लिए किया जाता है। बताइए, प्रोजेक्टिव तकनीकी का उपयोग क्या चीज मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वृद्धि, बी में है ज्ञान, सी में है व्यक्तित्व और डी में है अभिवृद्धि। बताइए मेरे साथी, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्टिव तकनीकों से हम लोग व्यक्तित्व मापने का काम करते हैं, मतलब ये मूल रूप से व्यक्तित्व मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। अब इसका जवाब सब साथी देंगे सही सही। पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं करिकुलम। ठीक है मेरे साथी, इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है पाठ्य विवरण, बी में है पाठ्यक्रम, सी में है पाठ्य सहगामी गतिविधियां और डी में है किसी संस्था की समग्र गतिविधियां। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, किसी संस्था की समग्र गतिविधियां। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। अब क्या आ गया, योगात्मक मूल्यांकन होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में उसके ऑप्शन में डिस्कस किए थे ना। बताइए, इसका तो सभी साथी एकदम सही आंसर दे देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ऑप्शन नंबर ए में है शुरुआत में, बी में है बीच में, सी में है नियमित अंतराल के बाद और डी में है मेरे साथी अंत में। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अंत में। क्या हो जाएगा? अंत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? बताइए, अब छात्रों में नैतिक गुणों के विकास के लिए अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रकार का गुण होना चाहिए? अब आप सब भी हमारे साथी अध्यापक होने वाले हैं, तो क्या गुण होना चाहिए सोचिए। ऑप्शन नंबर ए में एक कठोर प्रशासन के गुण। वाह, एक कठोर प्रशासन के गुण लेकर के विद्यालय में जाइएगा, बच्चा आपसे कभी कोरिलेट कर पाएगा? आपसे तो डरने लगेगा, फिर वो पढ़ाई से भागने लगेगा। बी में क्या है, ये एक योग्य अध्यापक के गुण। सी में एक राजनेता के गुण। राजनेता के गुण लेकर के आप विद्यालय में जाकर नैतिक गुणों का विकास कर देंगे बच्चों में? संभव ही नहीं है। एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। सामाजिक कार्यकर्ता लेकर के आप क्या करेंगे? ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता का गुण अच्छा है, लेकिन वहां पे आप विद्यालय में जाकर क्या करेंगे? विद्यालय में इसका कोई मतलब बनेगा? बच्चा को आप अच्छा सिखाएंगे, उसको समाज से खुद कोरिलेट करेंगे, तो उसमें सामाजिक गुण अपने आप आ जाएगा। तो आपके सामाजिक कार्यकर्ता के अच्छे गुण होने से छात्रों में नैतिक गुणों का क्या विकास होगा? बताइए मेरे साथी, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एक योग्य अध्यापक के गुण। एक योग्य अध्यापक के जो गुण होगा, उसी से बच्चों में क्या होगा? उसी से बच्चों में नैतिक गुणों का विकास होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में शिक्षक की योग्यता, बी में शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, सी में है विदेशी भाषा के प्रयोगों पर ध्यान देना, डी में है कुलीन वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश। बताइए मेरे साथ, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शिक्षक की योग्यता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए, शिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, विदेशी भाषा के प्रयोग पर ध्यान देना और कुलीन वर्ग के छात्रों के लिए प्रवेश, ये आपको कौन सा महत्वपूर्ण कारण और भूमिका आपको लग रहा है? कोई भूमिका नहीं लग रहा है। इसमें क्या लगेगा? इसमें शिक्षक की योग्यता प्रभावी शिक्षण के वातावरण बनाने में ये अहम भूमिका मेरे साथ ही अदा करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए, शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है? यह छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है, इसके परिणाम स्वरूप बेहतर समूह संबंध बनते हैं, यह शिक्षक को संतुष्ट करता है। बताइए मेरे साथी, अब इसमें तो सब आंसर सही लग रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए, यह शिक्षक को संतुष्ट करता है, तो ये तो बात नहीं है, गलत, ये तो गलत है, लेकिन फिर भी आप बताइए इसमें सही जवाब कौन होगा? इसमें सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के बीच अंतःक्रिया का जो सबसे बड़ा लाभ है,
यह प्रभावी सीखने की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए मेरे साथी। कार्यवाही का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्रों को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। बताइए, कार्रवाई का सिद्धांत शिक्षकों से अपने छात्रों को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। कैसी मांग करता है? ऑप्शन नंबर ए में है समायोजन, बी में है ऑडियो विजुअल संबंधी अनुभव स्थितियों पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करना, सी में है उच्च कक्षाओं में चुनौतियों का सामना करना, डी में है भविष्य में रोजगार प्राप्त करना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑडियो विजुअल संबंधी अनुभव स्थितियों पर उचित तरीके से प्रतिक्रिया करना, यही क्या होगा? ये छात्रों को प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने की मांग करता है। ठीक है, यही मांग शिक्षकों से करता है कार्यवाही का सिद्धांत। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के साथ बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। बताइए, एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए में है उचित प्रस्तुति का सिद्धांत, बी में है कार्रवाई का सिद्धांत, सी में है मूल्यांकन का सिद्धांत, डी में इन सहायक उपकरणों के चयन के मार्गदर्शन सिद्धांत। बताइए मेरे साथी, इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उचित प्रस्तुति का सिद्धांत। अब उचित प्रस्तुति का सिद्धांत कहने का मतलब होता है आप बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को आप इतने आसान तरीके से समझाइए, उदाहरण के माध्यम से समझाइए, मतलब उसका प्रस्तुति बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि उनको समझ में आसानी से आए। समझे? तो वही बोला गया है उचित प्रस्तुति का सिद्धांत। तो उचित प्रस्तुति के सिद्धांत में ये कहा जाता है कि बच्चों को जो भी आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो उनके माहौल के अनुसार, उनके रुचि के अनुसार आप जो चीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं वही होता है तो उचित प्रस्तुति का सिद्धांत। वही हमसे पूछा गया है कि बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए एक शिक्षक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो उचित प्रस्तुति का सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है मेरे साथी, तो बताइए आप सभी साथी को आज का क्लास कैसा लगा? मजा आया ना? तो सभी साथी को जब मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में कितना स्कोर आ रहा है। सभी साथी कमेंट में बताइए कि उनका 30 में कितना स्कोर आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ, ताकि हमारे सभी साथियों का इस बार अच्छा स्कोर हो और सभी साथी अच्छे अंकों से पास करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। हम लोग फिर मिलेंगे।